हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि एनटीएससी एग्ज़ाम में हम होंगे कामयाब के साथ। इस सेशन में हम एनटीएससी बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, वैसा है कि प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी बायोडाइवर्सिटी की, जहाँ पर हमने ये समझा था कि किस तरीके से हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वाइड वेराइटीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस सेशन में ही क्लासिफिकेशन की बात करी थी कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में प्रीवियस सेशन की कहानी हो चुकी है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक कौन सा है भाई? अरे यही वाला, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये अच्छा सा सेशन। तो चलिए इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं। और कहानी कहाँ से शुरू होगी? तो इसी टॉपिक के साथ, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, ऐसा है कि इस टॉपिक को मैं आपको समझाती हूँ एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मुद्दा ये है कि हमको ये टॉपिक समझना है, ये कंसेप्ट हमें समझना है। तो हम कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ और उस एग्जाम्पल को आप एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए इस टॉपिक को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक बड़ा सा रूम है। हमारे पास क्या है? एक बड़ा सा रूम है और उस रूम में बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, है ना? लाइब्रेरी में तो कितनी सारी बुक्स होती हैं। कुछ ऐसे ही हमारे पास जो एक रूम है, बड़ा सा रूम है, उस रूम में भी लाइब्रेरी के ही समान बहुत सारी बुक्स हैं और प्लस वहाँ पे कुछ ड्राइंग बुक्स भी हैं, है ना? अब बुक्स क्या होती हैं, ड्राइंग बुक्स क्या होती हैं, सबको पता है। तो हमारे पास एक रूम है जिसमें कि बहुत ही सारी बुक्स हैं और ड्राइंग बुक्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास एक कमरा है, कमरे में बुक्स हैं, ड्राइंग बुक्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी ड्राइंग बुक्स हैं ना, ये सब की सब फैली हुई हैं कमरे में। तो जैसे ही हम उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो देखते साथ ही जो है ना, उस रूम की हालत हमें थोड़ी सी घबराहट होने लगती है कि बाप रे, ये क्या कमरा है। पूरे कमरे में किताबें किताबें फैली हुई हैं। जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ पे किताबें ही हैं, ड्राइंग बुक्स पड़ी हुई हैं, अलग अलग बुक्स पड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे कमरे को देखने के बाद थोड़ी सी घबराहट तो होगी। तो फिर हुआ क्या कि आपने डिसाइड किया है कि भाई इस रूम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इस रूम में जो इतनी सारी किताबें फैली हुई हैं, जो ड्राइंग बुक्स फैली हुई हैं, उनको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एग्जाम्पल दिया था कि हमारा एक रूम है, भाई घर में सबका अपना एक रूम होता है ना, तो आपका भी एक रूम है, ठीक है ना? और उस रूम को आपने करीब 1 हफ्ते से बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है। जो सामान जहाँ से निकाला उसको हम कभी वापस वहाँ तो रखते ही नहीं है ना? पेन निकाला अलमीरा से तो उसको वहाँ फेंक दिया, कपड़े निकाले पहने, इसके बाद में हो गया काम और इसके बाद में उनको बाहर ही फेंक दिया उतार के। तो ये सब करते हैं ना। तो कुल मिलाकर के आपके रूम में जो, मतलब आपके घर में जो आपका रूम है, उसको आपने बिल्कुल भी जो ना 1 हफ्ते से साफ़ किया ही नहीं है। अब इतने में क्या हुआ, आप कुछ काम कर रहे थे अपना, कुछ बिंज वॉच कर रहे थे नेटफ्लिक्स पर। इतने में आ गई मम्मा ने बोला कि ये क्या गंदगी फैला करके रखी है, घर में जो ना गेस्ट आने वाले हैं और जरा अपना कमरा देखो। अगर गेस्ट आ गए तुम्हारे कमरे में तो वो क्या सोचेंगे? फटाफट से आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे भी नहीं, 15 मिनट के अंदर अपने रूम को ठीक करो। फिर आपने थोड़ी सी नज़र घुमाई यहाँ से लेके वहाँ तक, आपको रियलाइज़ हुआ कि यार बात तो मम्मा की सही है, बहुत गंदा है कमरा, एकदम मैसी है, ठीक तो करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, मम्मा की डांट पड़ी तो बिना मम्मी के डांट के तो कोई काम होता नहीं है। जैसी डांट पड़ी
हम उठ के खड़े हो गए कि चलो ठीक है करते हैं रूम को साफ। तो रूम को, आपको क्या लगता है रूम को साफ करने का तरीका क्या होता है? सिर्फ डस्टिंग कर दो, झाड़ू पोछा कर दो तो क्या इतने में रूम साफ हो जाएगा? नहीं, जो सामान फैला हुआ है ना उसको समेटना पड़ेगा, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखनी पड़ेगी, तब जा कर के रूम जो है ना नीट एंड क्लीन एंड टाइडी दिखेगा। तो जैसे ही आपने सोचा कि चलो आज हम क्या करेंगे, अपने रूम को साफ करेंगे। कैसे साफ करेंगे? तो आपको दिखाई दी क्या? आपकी स्टडी टेबल। उस स्टडी टेबल में आपने देखा कि यार इस पे तो क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं, टी शर्ट पड़ी हुई है, जैकेट पड़ी हुई है, किताबें पड़ी हुई हैं, नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, पेन पेंसिल पड़े हुए हैं, है ना, चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, सब कुछ स्टडी टेबल पे ही रखा हुआ है। तो आपने सोचा कि हम शुरुआत तो यहीं से करते हैं। कैसे शुरुआत करते हैं? कपड़ों को उठा करके जो है ना अलमीरा में रख दिया, जो बुक्स थी उनका अलग से एक बंडल बनाया, बंडल बना करके उन बुक्स को आपने शेल्फ में रख दिया। जो नोटबुक्स थी, है ना, उन नोटबुक्स का भी आपने क्या करा, अलग से एक बंडल बनाया और उसको टेबल की साइड में लगा दिया। जितने भी पेन पेंसिल फैले हुए थे उनको आपने जो है ना उठा करके अपने बॉक्स में डाल दिया। फिर इसके बाद में जो चिप्स के पैकेट थे उसको आपने किचन में रख दिया। तो बेसिकली जो चीज़ जहाँ बिलोंग करती है, कपड़े अलमीरा में ही अच्छे लगते हैं, चिप्स के पैकेट किचन में ही अच्छे लगते हैं, है ना, किताबें जो है शेल्फ में ही अच्छी लगती हैं। तो जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है आपने क्या करा, उस चीज़ को वहाँ पे रख दिया। मतलब आपने बेसिकली चीज़ों को ना सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया कि बुक्स को होना चाहिए शेल्फ में तो शेल्फ में रख दिया, कपड़ों को होना चाहिए अलमीरा में तो आपने अलमीरा में रख दिया। तो ये आपने क्या करा, सिस्टमैटिकली सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी। तो इतना करने के बाद तो रूम तो अच्छा दिखेगा ना। तो किसी भी चीज़ का जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी के एक्सटेंट, मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो एक्सटेंट है वो कैसा है, एंडलेस है। अभी भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है, अभी तक किसी को पता ही नहीं है ना, वो कहीं छुपे हुए हैं अननोन प्लेसेस पर। तो कुल मिलाकर के हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मुद्दे की बात तो ये है। अब अगर किसी इंसान ने ये सोचा है कि हम क्या करेंगे, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लैनेट अर्थ पर, अब अगर कोई इंसान ये डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के क्या करूँगा, स्टडी करूँगा, तो एक जन्म कम पड़ जाएगा। लेकिन वो जो इंसान है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी नहीं कर पाएगा, भले उसको इंटरेस्ट कितना भी क्यों ना हो। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही इतने सारे हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के स्टडी करना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि चिंता मत करो, हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट क्या करते हैं, कैटेगरीज में, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में समझ चुके हैं। तो अब हमको ये समझ में आ चुका है कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है और वो करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ का कैटेगराइजेशन या किसी भी चीज़ का जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही कन्वीनियंट होता है, हमारे लिए ही ईजी होता है। तो जैसे कि मैंने आज के सेशन में आपको एक एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक कमरा है, कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ड्राइंग बुक्स हैं और वो सब फैली हुई हैं आपस में, है ना। तो बहुत अजीब लग रहा है आपको देख करके। आपने डिसाइड किया है कि आज हम इस रूम का जो है ना, इस रूम को आज हम साफ करके ही जाएंगे, मतलब इस रूम को हम सिस्टमैटिकली अरेंज करके जाएंगे। तो कैसे, आपने ये देख लिया कि इस रूम में जो भी फैला हुआ है, तो उन फैली हुई चीज़ों में एक तो बुक्स हैं और दूसरी ड्राइंग बुक्स हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करा, दो अलग अलग सेक्शंस बनाए। एक सेक्शन में आपने बुक्स भरी और दूसरे सेक्शन में आपने क्या करा, ड्राइंग बुक्स भरी। भाई जो भी फैला था उन फैली हुई चीज़ों में दो चीज़ें थी, एक तो बुक्स और एक ड्राइंग बुक्स। तो आपने क्या करा, एक सेक्शन बनाया किताबों का और दूसरा सेक्शन बनाया ड्राइंग बुक्स का। तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपने सभी की सभी बुक्स भर दी, सभी की सभी किताबें भर दी, और दूसरे सेक्शन में आपने क्या करा, सभी की सभी ड्राइंग बुक्स भर दी। तो कम से कम एक चीज़ तो
क्लियर हो गई कि हाँ यहाँ पर बुक्स हैं और यहाँ पर ड्राइंग बुक्स हैं। अब ये जो आपने 2 सेक्शंस बनाए हैं, पहला सेक्शन बुक का और दूसरा सेक्शन किसका, ड्राइंग बुक्स का, तो ये दोनों ही सेक्शंस क्या हो गए हैं, 2 बड़े बड़े ग्रुप हो गए हैं। एक बड़ा ग्रुप है किताबों का और दूसरा बड़ा ग्रुप है ड्राइंग बुक्स का। आई बात समझ में? ये सब यही चल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना। अगर ये जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, अगर ये समझ में आ गया आपको, तो आपके लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो एक बड़ा ग्रुप आया आपके पास किताबों का और दूसरा बड़ा ग्रुप आया आपके पास किसका, ड्राइंग बुक्स का। ठीक है ना। अब बुक्स तो आपने अलग कर ली ड्राइंग बुक्स से, लेकिन अभी भी आपका जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है। कैसे, चलो आगे देखते हैं। अब जो आपके पास किताबें थी, उन किताबों को आपने ऐसे देखा तो आपको उसमें समझ में आया कि अच्छा इनमें से मतलब वो जो किताबें हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी की हैं। अलग अलग कैटेगरी क्या, कुछ हिस्ट्री की किताबें हैं, कुछ साइंस की किताबें हैं, कुछ आप बोल सकते हो कि जनरल अवेयरनेस की जो है ना बुक्स हैं। तो आपने क्या करा, आपके पास ये एक बड़ा ग्रुप था, आपके पास ये एक बड़ा ग्रुप था बुक्स का, है ना। अब इस बड़े ग्रुप को भी आपने क्या करा, कुछ छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। बड़े ग्रुप को आपने कुछ छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। सब ग्रुप कौन कौन से थे, पहला था हिस्ट्री की बुक्स का, दूसरा था साइंस की बुक का, तीसरा था जनरल अवेयरनेस की बुक्स का, और फोर्थ कौन सा ले लें, फोर्थ हम ले लेते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, जो नहीं पॉलिटिक्स नहीं, मैगजीन्स जो होती हैं, ठीक है ना, जो मैगजीन्स होती हैं उसका हमने ग्रुप बना लिया। तो जितनी भी हमारे पास किताबें थी उन सभी किताबों मतलब जो हमारे पास एक मेजर ग्रुप था बुक्स का, उस ग्रुप को हमने 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हिस्ट्री की बुक्स, साइंस की बुक, जनरल अवेयरनेस की बुक और मैगजीन्स। अब आपने जितनी भी आपके पास बुक्स थी उन सभी बुक्स में से आपने मैगजीन्स को छांटना शुरू किया। जितनी भी आपके पास मैगजीन्स आई उनको आपने इस कैटेगरी में डाल दिया। फिर जितनी भी आपके पास हिस्ट्री की बुक्स आई उसको आपने इसमें डाल दिया। जितनी भी साइंस की बुक्स आई उनको आपने यहाँ डाल दिया। जितनी भी जनरल अवेयरनेस, जितनी भी जीके की बुक आई उनको आपने क्या करा, इस वाली कैटेगरी में उठा करके डाल दिया। अब ये जो हिस्ट्री सब ग्रुप है, मतलब ये आपके पास क्या था, ये एक मेजर ग्रुप था, है ना, ये आपके पास एक बड़ा ग्रुप था, ये आपके पास एक बड़ा ग्रुप था, बिग ग्रुप लिख देते हैं, बिग ग्रुप था। और ये जो आपके पास 4 सब ग्रुप्स आए हैं, ये कैसे हैं, ये इस वाले ग्रुप से तो छोटे ही ना। देखो ग्रुप को हम बड़ा या छोटा कब बोलते हैं, एक ग्रुप में 100 बच्चे और एक ग्रुप में 10 बच्चे, तो बड़ा ग्रुप कौन सा, अरे एक ग्रुप में 100 बच्चे दूसरे ग्रुप में 10 बच्चे, बड़ा ग्रुप कौन सा, वो वाला ग्रुप जिसमें 100 बच्चे होंगे। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे जो हमने ग्रुप बनाया है ये बुक्स वाला ग्रुप, इसमें तो कितनी सारी किताबें हैं, तो ये क्या हो गया, एक बड़ा ग्रुप हो गया। ये जो बुक्स हैं ये क्या है, एक बड़ा ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें। इस ग्रुप को हम बड़ा क्यों बोल रहे हैं, बुक्स के ग्रुप को हम बड़ा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगी इस सब ग्रुप की, अगर मैं इस सब ग्रुप की बात करूं तो इस सब ग्रुप में किताबें कम हो जाएंगी ना इस वाले ग्रुप के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इस ग्रुप में केवल हिस्ट्री की किताबें होंगी, इस वाले ग्रुप में तो सारी किताबें हैं, साइंस, हिस्ट्री, जीके, मैगजीन, सब कुछ है। लेकिन इस सब ग्रुप में केवल हिस्ट्री की ही किताबें हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये ग्रुप बड़ा होगा, ये सब ग्रुप आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली छोटा होगा, है कि नहीं। अब ये जो सब ग्रुप है इसमें भी आपने क्या करा, कुछ कैटेगरीज बना ली। कैसी कैटेगरीज बनाई कि जो बहुत ही ज्यादा पुरानी किताबें हैं, मतलब वो किताबें जिनका कंटेंट बहुत ही पुराना है, हिस्ट्री पर बेस्ड है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 17th सेंचुरी, है ना, वो वाली किताबें जो कि 17th सेंचुरी पर बेस्ड हैं, उनका आपने अलग से ग्रुप बनाया। वो वाली किताबें जो कि 17th सेंचुरी पर बेस्ड हैं, उनका आपने अलग एक ग्रुप बनाया। वो वाली हिस्ट्री की किताबें जो कि 18th सेंचुरी पर बेस्ड हैं, उनकी अलग कैटेगरी बनाई। और वो वाली किताबें जो कि 19th सेंचुरी पर बेस्ड हैं, उनकी आपने अलग ग्रुप बना दी। ठीक है ना, आपके पास इतनी सारी बुक्स थी, एक बड़ा ग्रुप बनाया आपने, ये एक बड़ा ग्रुप है। और दूसरा बड़ा ग्रुप कौन सा था, दूसरा बड़ा ग्रुप था ड्राइंग बुक्स का। भूल गए क्या, भूलना नहीं, याद रखना। और दूसरा बड़ा ग्रुप किसका था, ड्राइंग बुक्स का था। तो अब आपने क्या करा,
4 छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, मैगजीन, साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपने क्या करा, 3 कैटेगरीज बनाई, 17th सेंचुरी, 18th और 19th। वो वाली किताबें जो कि 17th सेंचुरी पर बेस्ड हैं वो रहेंगी इसमें, वो वाली किताबें जो कि 18th सेंचुरी पर बेस्ड हैं वो रहेंगी इसमें, वो वाली किताबें जो कि 19th सेंचुरी पर हैं वो रहेंगी कहाँ, इस वाली कैटेगरी में। फिर साइंस में भी आपने ऐसे ही किया। साइंस में आपने बोला कि भाई साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शंस होते हैं, तो वो वाली किताबें जो कि बायोलॉजी पर बेस्ड हैं उनको आपने रख दिया कहाँ, इस वाली कैटेगरी में। वो वाली किताबें जो कि केमिस्ट्री पे बेस्ड हैं उनको आपने रख दिया यहाँ। वो वाली किताबें जो कि फिजिक्स पे बेस्ड हैं उनको आपने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम कैटेगरीज बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में जनरल अवेयरनेस है ना। जनरल अवेयरनेस में आपने बोला कि यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं कैसे, करंट अफेयर्स पर, है ना। करंट अफेयर्स, वो वाली किताबें जो कि करंट अफेयर्स की हैं उनको हमने डाल दिया कैटेगरी 1 पर, और वो वाली किताबें जो कि जनरल अवेयर मतलब जो कि करंट अफेयर्स पर नहीं है, बाकी जनरल नॉलेज पर हैं, उनको हमने डाल दिया कहाँ, ग्रुप 2 में। कहाँ डाल दिया, ग्रुप 2 में डाल दिया। मैगजीन्स, मैगजीन्स हमने बोला कि जो बच्चों की कॉमिक्स होती है ना, बच्चों की जो कॉमिक्स होती है उसकी हमने कैटेगरी बनाई, कौन सी, कैटेगरी A। और जो आप बोल सकते हो कि मतलब जो बच्चों वाली कॉमिक्स हैं उनको हमने डाल दिया कहाँ, कैटेगरी A में। दूसरी कैटेगरी में आप बोल सकते हो कि जो बची हुई किताबें हैं, जो बची हुई मैगजीन्स हैं, है ना, जो इकोनॉमिक्स वगैरह की नहीं आती हैं, तो वो वाली बच्चों वाली कॉमिक्स उसको हमने डाला कैटेगरी A में, और बाकी जो मैगजीन्स हैं उनको हमने कहाँ डाल दिया, कैटेगरी B में डाल दिया। फिर इसके बाद में ये जितनी भी कैटेगरीज बनती जा रही हैं, ये सभी कैटेगरीज क्या होंगी, इस बड़े वाले ग्रुप से छोटी होंगी। क्यों, क्योंकि बड़े वाले ग्रुप में, बुक्स वाले बड़े वाले ग्रुप में तो बहुत सारी बुक्स आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सपोज इसकी, जो जनरल अवेयरनेस की जो कैटेगरी 1 है, तो जिस जनरल अवेयरनेस की कैटेगरी 1 में कौन सी किताबें आएंगी, सिर्फ करंट अफेयर्स वाली किताबें आएंगी। तो जाहिर सी बात है ये जो कैटेगरी होगी वो इस वाले ग्रुप से क्या होगी, काफी छोटी होगी, है ना। इसमें तो सारी बुक्स आ रही है, लेकिन इस वाली कैटेगरी में सिर्फ करंट अफेयर्स की किताबें आ रही हैं। अब इसके बाद में एक काम करो, ये जो 17th सेंचुरी है ना, इस कैटेगरी को भी आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की जो 17th सेंचुरी पर बेस्ड किताबें हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में है उनको डाल दिया E कैटेगरी में, और जो हिंदी लैंग्वेज में है उनको हमने डाल दिया H कैटेगरी में। तो अब आप ये बताओ कि ये जो H कैटेगरी है, इस H कैटेगरी में कौन सी किताबें आएंगी, हिस्ट्री की किताबें आएंगी जो कि 17th सेंचुरी पर बेस्ड है और जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। यानी कि आप क्या करते जा रहे हो, सबसे पहले आपने ये देखा कि अच्छा बुक्स हैं, किताबें हैं, किताबों मतलब बुक्स तो भाई अगर मैं बोलूं कि आपके पास क्या है 10 बुक्स हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ सबकी सब क्या है, बुक्स ही तो है ना, तो इनको उठा करके एक कैटेगरी में डाल दो। तो ये जो कैटेगरी है बुक्स की बहुत बड़ी बन गई। लेकिन जब मैंने ये वाली कैटेगरी बनाई H वाली, तो इसमें क्या हुआ, वो वाली हिस्ट्री की बुक्स आई, मतलब वो वाली बुक्स आई जो कि हिस्ट्री की थी, जो कि 17th सेंचुरी पर बेस्ड थी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में थी। तो इस कैटेगरी में जो बुक्स आएंगी वो क्या होंगी, बहुत कम होंगी। हो सकता है कि इस कैटेगरी में केवल 100 बुक आए, और ये जो कैटेगरी है बुक वाली, इसमें आप बोल सकते हो कि 2000 बुक्स आ जाए। मैंने आपको बोला ना कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो इन बहुत सारी बुक्स का हमने एक अलग ग्रुप बनाया, 2000 बुक्स का हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। अब हम क्या करते जा रहे हैं, इस बड़े से ग्रुप को छोटे 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 ग्रुप्स में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो ये जो H ग्रुप बना है, ये H ग्रुप में आप बोल सकते हो कि केवल 100 किताबें आई हैं। ये H ग्रुप किसका है, वो वाली हिस्ट्री की किताबें जो कि 17th सेंचुरी पर बेस्ड हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। तो इस ग्रुप में केवल 100 किताबें हैं, और इस बड़े ग्रुप में आप बोल सकते हो कि 200 किताबें। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो ग्रुप बना है H ग्रुप, जिसमें कि सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स आ रही हैं, जिसमें कि वो सभी की सभी जो हिस्ट्री की बुक्स है वो 17th सेंचुरी पर बेस्ड हैं, वो सभी की सभी क्या है, हिंदी भाषा में है, हिंदी लैंग्वेज में है। तो जाहिर सी बात है इस ग्रुप में जो भी किताबें आएंगी वो क्लोजली रिलेटेड होंगी कि नहीं होंगी। इस H ग्रुप में, इस H कैटेगरी में जो भी किताबें आएंगी वो काफी मिलती जुलती होंगी कि नहीं होंगी। सभी की सभी हिस्ट्री की बुक्स, सभी की सभी 17th सेंचुरी पर बेस्ड हैं। मैंने आपको बोला कि H कैटेगरी में 100 बुक्स आ रही हैं, तो सभी की सभी 100 बुक्स हिस्ट्री पर ही बेस्ड होंगी, सभी की सभी 100 बुक्स 17th सेंचुरी पर ही बेस्ड होंगी, सभी की सभी 100 बुक्स हिंदी लैंग्वेज में ही होंगी। तो इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे आप छोटी से छोटी कैटेगरी पे आओगे, जैसे जैसे आप छोटी से छोटी कैटेगरी पे आओगे,
उस कैटेगरी में आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनके बीच में आपको क्लोज सिमिलैरिटीज मिलती जाएंगी। ये जो आपके पास बड़ा ग्रुप आया था, इस बड़े ग्रुप में जितनी भी किताबें थी, किताबें तो थी, तो एक कॉमन फीचर क्या हुआ कि वो सभी बुक्स थी, इसीलिए इनको हमने एक बड़े ग्रुप में डाल दिया। तो माना कि ये ग्रुप बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा है, 2000 है, लेकिन इन 2000 बुक्स के बीच में आपको ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी। एक कॉमन सिमिलैरिटी क्या मिलेगी कि सबकी सब क्या है, किताबें हैं, इसीलिए इसको हमने क्या करा, बड़े से ग्रुप में डाल दिया। लेकिन ये जो हमने एच ग्रुप बनाया है, इस एच ग्रुप में जो किताबें आएंगी ना, उन किताबों में बहुत सिमिलैरिटी होगी। ये सभी की सभी हिस्ट्री की होंगी, सभी की सभी 17th सेंचुरी पे बेस्ड होंगी, सभी की सभी हिंदी भाषा में होंगी। तो जाहिर सी बात है इस ग्रुप में, इस कैटेगरी में जो बुक्स आएंगी उनके बीच में क्लोज रिलेशन होगा एज कंपेयर टू इस वाले ग्रुप की जो किताबें हैं उनसे। आई बात समझ में? तो क्लासिफिकेशन का भी क्या होता है, यही ट्रेंड होता है। अब अगर आपको ये वाला भी एग्जाम्पल समझ में ना आया हो, एक और एग्जाम्पल ले लो। मुद्दा तो ये ना कि हमें कंसेप्ट समझना है। अब चाहे जैसे भी समझे, इससे समझे या किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझे, कि हमने कोई चीज ऑर्डर करी है, हमने क्या करा है, किसी ऑनलाइन मतलब वेबसाइट से जो ना हमने कुछ ऑर्डर किया है, सपोज हमने एक टी शर्ट ऑर्डर करी है ना, तो टी शर्ट ऑर्डर करते टाइम हम क्या करते हैं, हम अपना एड्रेस डालते हैं। तो एड्रेस हम कैसे डालते हैं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि भाई हम कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हम बिलोंग करते हैं किसको, इंडिया को। भाई अगर आपसे कोई एड्रेस पूछेगा तो बताओ ना कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो, आपने बोला कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स हैं, अगर डिलीवरी बॉय आएगा तो क्या आप उसको बोलोगे कि हम इंडिया में रहते हैं और वो आपके घर आके डिलीवर कर जाएगा? नहीं, आपको पूरा एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। इंडिया में तो आपने बता दिया, लेकिन कौन से स्टेट में, तो आपने बोला कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, है ना। इंडिया में कौन से स्टेट में, तो हम रहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश स्टेट में भी आप बोल सकते हो कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कितनी सारी सिटीज हैं, तो कौन सी सिटी में, तो हमने बोला कि मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहाँ रहते हैं, भोपाल में रहते हैं। तो आप करते क्या जा रहे हो, आप एक बड़ी कैटेगरी से छोटी छोटी कैटेगरी में आते जा रहे हो। वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, लेकिन आप पहुंचे कहां, एक स्पेसिफिक कंट्री, इंडिया पर। इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, आप कहां पहुंचे, मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में इतने सारी सिटीज हैं, आप कहां पहुंचे, भोपाल पर पहुंचे। भोपाल में भी आपने बोला कि भोपाल में भी मतलब और आगे एड्रेस बताओ, क्योंकि भाई भोपाल में तो इतने सारे जो है ना एरियाज हैं, कौन से एरिया में आपका घर है ये सामने वाले को क्या पता, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई भोपाल में हम रहते हैं कहाँ, भोपाल में हम रहते हैं कौन सा नाम ले हम, चलो गोमतीगंज एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है भोपाल में, क्या नाम है, गोमतीगंज, है ना। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई हम कहाँ रहते हैं, गोमतीगंज में रहते हैं, ठीक है ना। तो भोपाल में इतने सारे इलाके, एक इलाका बताया कि भाई हम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब गोमतीगंज में भी आपसे जो डिलीवरी बॉय वो पूछेगा कि कहाँ, क्योंकि जो एरिया आपने बताया वो खुद कैसा है, बहुत बड़ा है। तो आपने बोला कि जो गोमतीगंज में आप बोल सकते हो कि जो 87 प्लॉट है ना, जो 87 आप बोल सकते हो कि प्लॉट है, हम वहाँ रहते हैं, ठीक है। 87 प्लॉट पे आप रहते हो, गोमतीगंज में 87 प्लॉट पे आप रहते हो। मतलब गोमतीगंज में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्या है, प्लॉट हैं, हर एक प्लॉट को नंबर मिला है, 1 2 3 4 5 है। तो आपने बोला कि गोमतीगंज में हम 87 नंबर का जो प्लॉट है हम वहां रहते हैं, ठीक है। 87 प्लॉट में भी आपसे पूछा गया कि कहाँ, क्योंकि 87 प्लॉट में तो बहुत सारे घर हैं, आप कहाँ रहते हो, तो आपने बोला कि 87 प्लॉट पर एक अपार्टमेंट है ना। उस अपार्टमेंट का नाम क्या है, चलो कुछ भी रख देते हैं, ABCD रख देते हैं, है ना, कि वो जो अपार्टमेंट है 87 प्लॉट में जो ABC अपार्टमेंट है, 87 प्लॉट में जो ABC अपार्टमेंट है, हम वहां रहते हैं। ABC अपार्टमेंट में भी जो है ना आप बोल सकते हो कि 12 घर हैं। उस अपार्टमेंट में आपका घर कौन सा है, तो आपने बोला कि ABC अपार्टमेंट में जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर हमारा घर है। सेकंड फ्लोर में भी आपने बोला कि भाई साना वाला ने बोला कि 2 घर है, 2 में से कौन सा घर है, तो आपने बोला कि सेकंड फ्लोर पर आप बोल सकते हो कि जो 101 है, सेकंड फ्लोर पर जो 101 है घर का नंबर, वही क्या है, हमारा घर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो कि आप कितने स्पेसिफिकली होकर के एड्रेस अपना बता रहे हो, कि आपने शुरुआत करी इतनी सारी कंट्रीज में से एक कंट्री की, मतलब कि आपने यहाँ पर एक कैटेगरी चूज कर ली,
अब इस कैटेगरी में तो बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, आपने चूज किया मध्य प्रदेश। अब इस वाले स्टेट में भी बहुत सारी सिटीज आती है, तो आपने सिटी चूज करी कौन सी, भोपाल। भोपाल में भी बहुत सारे एरिया आते हैं, आपने चूज किया कौन सा, गोमतीगंज। गोमतीगंज में भी बहुत सारे क्या है, प्लॉट हैं, आपने बोला कि 87 प्लॉट। 87 में भी आप बोल सकते हो कि कौन सा अपार्टमेंट, बहुत सारे अपार्टमेंट है वहां पे, बहुत सारे घर हैं, तो आपने बोला एबीसी अपार्टमेंट। एबीसी अपार्टमेंट में भी सेकंड फ्लोर पे जो 101 नाम का जो घर है वो क्या है, हमारा है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना एड्रेस समझाने के लिए स्पेसिफिक होते जा रहे हो, आप क्लासिफाई करते जा रहे हो कि पूरी दुनिया में हम बिलोंग करते हैं इंडिया कंट्री को। पूरे इंडिया कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, हम बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश को। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया और 101 घर को कंपेयर करोगे, है ना, इंडिया और 101 को कंपेयर करोगे, घर 101 को कंपेयर करोगे, तो छोटी यूनिट कौन सी आएगी, अरे आपका घर ना, 101 ना। क्यों, क्योंकि इंडिया में तो इतनी सारे घर हैं, इंडिया में तो इतने सारे घर हैं, लेकिन 101 घर तो केवल एक ही है ना। तो यहाँ पे हम करते क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए यही इसी तरीके का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आई बात समझ में। अब आओ यहाँ पर कि in classification the organisms that closely resemble one another are placed in larger groups on the basis of close similarities। classification में क्या होता है कि organisms जो कि एक दूसरे को closely resemble करते हैं, organisms मतलब classification में organisms जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, closely resemble करते हैं, उनको larger groups में रखा जाता है। किसके बेसिस पर, on the basis of close similarities। फिर ये जो लार्जर ग्रुप्स हैं, इनको अगेन हम क्या करते हैं और लार्जर ग्रुप्स में हम रख देते हैं। द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स या रैंक्स इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज कैटेगरीज। और जो भी हम क्लासिफिकेशन में रैंक या लेवल बनाते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरीज बोलते हैं। ईच कैटेगरी हैज इट्स स्पेसिफिक नेम, और हर एक कैटेगरी का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है। देयर आर 7 मेजर कैटेगरीज, और 7 मेजर कैटेगरीज हैं। पहली है स्पीशीज, दूसरी है जीनस, तीसरी है फैमिली, फोर्थ है ऑर्डर, फिफ्थ है क्लास, सिक्स्थ है फाइलम एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए होता है डिवीजन, और सेवंथ है क्या, किंगडम। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो कहाँ आते हैं, सबसे पहले तो किंगडम प्लांटे में आते हैं। भाई मैंने आपको बताया ना कि इतनी सारी किताबें हैं, तो सभी किताबों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आप बोल सकते हो कि बड़े ग्रुप में रखते हैं। तो ये जो किंगडम है ना, ये किंगडम क्या होता है, बड़ा ग्रुप होता है। जैसे कि हमारे लिए इंडिया एक बड़ा ग्रुप है, वैसे ही किंगडम भी क्या होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है। प्लांट के किंगडम में प्लांट्स आते हैं, एनिमल के किंगडम में एनिमल्स आ जाते हैं, ऐसे। फिर क्योंकि भाई जितने भी प्लांट्स हैं उनके बीच में हमको सिमिलैरिटीज नजर आती हैं कि सभी के सभी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। प्लांट सेल्स के पास क्या होती है, सेल, क्योंकि आप बोल सकते हो कि प्लांट्स के बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज है, इसलिए इन सिमिलैरिटीज के हिसाब से सभी प्लांट्स को हम एक बड़े ग्रुप में डाल देते हैं, और उसी बड़े ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, किंगडम प्लांटे। जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के बीच में हमको सिमिलैरिटीज नजर आती है कि अच्छा ये एनिमल्स है, ये सब किसके बने, एनिमल सेल्स के बने हैं, सेल में सेल वॉल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी एनिमल्स को एक बड़े से ग्रुप में डाल देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज के हिसाब से, और उस बड़े से ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम बोलते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि हमने क्या करा था, बुक्स वाले ग्रुप को हमने कैटेगराइज किया था हिस्ट्री की बुक्स में, जीके की बुक्स में, साइंस की बुक्स में, मैगजीन्स में, वैसे ही हम क्या करते हैं, इस किंगडम को भी फिर फर्दर और डिवाइड करते हैं। प्लांट्स का जो किंगडम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं डिवीजन में, छोटे ग्रुप मतलब एक बड़े ग्रुप को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते जाते हैं, उन छोटे ग्रुप्स को भी हम फर्दर और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, किंगडम। किंगडम को हम डिवाइड कर सकते हैं फाइलम में या डिवीजन में। प्लांट्स में डिवीजन बोलते हैं, एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं। फिर जितने भी फाइला आए हैं, सिंगल होता है फाइलम, प्लूरल होता है फाइलम। तो जितने भी फाइला आए हैं उनको हम और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में। क्लासेस को हम और डिवाइड करते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर को हम और डिवाइड करते हैं फैमिली में, फैमिली को हम और डिवाइड करते हैं जीनस में, और जीनस को भी हम डिवाइड करते हैं किसमें, स्पीशीज में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किंगडम क्या हो गया आपका, इंडिया हो गया। किंगडम क्या हो गया आपका, इंडिया हो गया, है ना। अगर इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, इंडिया में आपने बोला कि हम कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया क्या आपका फाइलम या डिवीजन, यानी कि इंडिया क्या है, एक बड़ा सा किंगडम है। अब इसको हम बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो किंगडम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, फाइलम में या डिवीजन में। फिर इसके बाद में आपने बोला कि हमें एक से काम है, हमें इस बड़े से किंगडम इंडिया में हमें किससे काम है, केवल मध्य प्रदेश से काम है, क्योंकि हम तो
एक टाइम पर एक ही स्टेट में रह सकते ना, दो थोड़ी ना स्टेट में रह सकते हैं। तो हमने बोला कि हम कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो हमने इंडिया किंगडम को डिवाइड करा किसमें, मध्य प्रदेश स्टेट में, और भी स्टेट में, लेकिन हमें मतलब है किससे, एक ही स्टेट से। फिर मध्य प्रदेश में हमने बोला कि हम कहाँ रहते हैं भाई, भोपाल में रहते हैं। तो भोपाल क्या हो गया, बेसिकली एक क्लास हो गई कि आपके पास एक बड़ा सा किंगडम था, आपने किंगडम के क्या बनाए, डिविजन्स बनाए या फाइला बनाए, फाइला को भी आपने क्या करा, क्लास में डिवाइड किया कि भाई मध्य प्रदेश स्टेट में तो बहुत सारे क्या होते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट में तो बहुत सारी सिटीज होती हैं, है ना। तो सिटीज, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किंगडम हो गया क्या आपका इंडिया, फिर फाइलम क्या हो गए, फाइला क्या हो गए, ये डिविजन्स क्या हो गए, स्टेट्स हो गए। क्लास आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गई, सिटीज हो गई। क्लास क्या हो गई, सिटीज हो गई। जैसे कि हमारे पास एक किंगडम है ना, हमारे पास क्या है, एक किंगडम है। तो या आप इंडिया की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कंट्री भी लिख सकते हो, शायद आपके लिए और आसान होगा कि आपके पास क्या है, एक किंगडम है, आपके पास एक या एक से ज्यादा किंगडम भी हो सकता है, आपके पास क्या है, कंट्रीज है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया है, टू बी मोर स्पेसिफिक इंडिया लिया है। फिर इंडिया को हम डिवाइड करते हैं किसमें, अलग अलग और छोटे क्लासेस में, अलग अलग और डिविजन्स में। तो क्या बन जाते हैं, स्टेट्स बन जाते हैं। स्टेट्स को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाती हैं, सिटीज बन जाती। सिटीज को भी मतलब आपने एक सिटी ली है, अब उस सिटी को भी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास अलग अलग एरिया आ जाएंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, गोमतीगंज का, है ना। एरिया में भी क्या आ जाएंगे, अलग अलग प्लॉट नंबर आ जाएंगे। हमने एग्जाम्पल लिया था 87 का, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप तक पहुंचने के लिए जो डिलीवरी बॉय है वो इन सभी कैटेगरीज को क्या करेगा, कंसिडर करेगा कि इतने बड़े दुनिया में इंडिया कंट्री में कौन सा स्टेट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इतनी सारी सिटीज में से कौन सी सिटी, भोपाल। भोपाल में इतने सारे एरिया में से कौन सा एरिया, गोमतीगंज। गोमतीगंज में इतने सारे प्लॉट है, कौन सा प्लॉट, तो आपने बोला 87 प्लॉट में इतने सारे घर है, कौन सा अपार्टमेंट, आपने बोला एबीसी अपार्टमेंट। एबीसी अपार्टमेंट में इतने सारे फ्लोर है, कौन से फ्लोर पे, तो आपने बोला सेकंड फ्लोर पे, है ना। सेकंड फ्लोर पे 2 घर है, कौन सा घर, तो आपने बोला 101। तो आप तक पहुंचने के लिए इतने सारे एड्रेस को फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली एक एनिमल तक या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए हमें इन सभी कैटेगरीज से गो थ्रू करना पड़ता है। हम सबसे पहले आते हैं किंगडम पर, किंगडम्स को हम डिवाइड करते हैं फाइलम या डिवीजन पर, फिर इसके बाद में उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लासेस को ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स को फैमिली में, फैमिली में जीनस को, मतलब फैमिली को जीनस में करते हैं, जीनस को इसके बाद में कहाँ करते हैं, स्पीशीज में करते हैं, तो तब जाकर के हमको एक स्पीशी मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हर एक आप बोल सकते हो कि ग्रुप के बारे में कुछ कुछ बातें दी गई हैं। अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो स्पीशीज आप बोल सकते हो कि लोएस्ट कैटेगरी होती है रिगार्डेड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज को आप क्या बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन की एक बेसिक यूनिट, है ना। जब आप इतना सब डिवाइड कर लेते हो तब जाकर के आप कहाँ पहुंचते हो, स्पीशीज पे पहुंचते हो। तो स्पीशीज आप बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन की एक बेसिक यूनिट है, लोएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स व्हेन रिजेंबल विद ईच अदर इन मॉर्फोलॉजी। और स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एकदम क्लोजली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बुक्स का एग्जांपल दिया था कि जो हमने एच ग्रुप बनाया था, जो एच कैटेगरी बनाई थी, उस एच कैटेगरी में सभी की सभी हिस्ट्री की किताबें थी। वो सभी की सभी हिस्ट्री की किताबें 17th सेंचुरी पर बेस्ड थी, है ना। एच कैटेगरी में जितनी भी किताबें आई थी वो हिस्ट्री की थी, सभी की सभी 17th सेंचुरी पर बेस्ड थी। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सभी की सभी जो बुक्स थी वो हिंदी भाषा की थी, हिंदी लैंग्वेज में थी। तो एच कैटेगरी में जो भी किताबें आई थी वो एकदम क्लोजली रिलेटेड थी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एकदम क्लोजली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, काफी सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं। वो इतने सिमिलर होते हैं कि वो एक दूसरे को मॉर्फोलॉजी में रिजेंबल करते हैं और वो आपस में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक मेल डॉग है, एक फीमेल डॉग है, तो दोनों ही डॉग्स सेम स्पीशीज को बिलोंग करेंगे, है ना। और आप बोल सकते हो कि दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि एक स्पीशीज क्लासिफिकेशन की सबसे लोवेस्ट, सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो स्पीशीज ही होती है। स्पीशीज में, एक स्पीशीज में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, आपस में काफी ज्यादा क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज पोजेस करते हैं, और आपस में वो क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं आपस में, क्योंकि इतने सिमिलर होते हैं। फिर और क्या है, बट नॉट विद अदर्स, लेकिन दूसरों से आप बोल सकते हो कि उतने सिमिलर नहीं होते हैं। एंड प्रोबेबली डिसेंडेंट फ्रॉम द
फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, और बोला जाता है कि भाई इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तो मतलब दिखते भी कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो हो सकता है कि ये कॉमन एंसेस्टर से ही क्या हुए हों, आए हों। फिर अगर हम बात करें जीनस की, तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग स्पीशीज। अब जीनस में क्या होता है, जैसे कि हमने बुक्स वाला एग्जाम्पल चूज किया था कि हमने जो है ना हिंदी और इंग्लिश की जो बुक्स थी उनको, मतलब हिस्ट्री, हमारे पास बहुत सारी बुक्स थी, उसमें से हमने हिस्ट्री कैटेगरी निकाली। हिस्ट्री में भी हमने 17th, 18th, 19th की सेंचुरी की 3 कैटेगरी बना ली। 17th सेंचुरी में भी हमने क्या करा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम कर दिया, है ना। तो हिंदी मीडियम की जो किताबें होंगी, हिंदी मीडियम की जो किताबें होंगी, अगर उसको मैं वापस ला पाऊँ, रुक जाओ, उसको मैं वापस लाने की कोशिश करती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे वापस आएगा क्या? हाँ, आ सकता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हिस्ट्री की हमने 17th, 18th, 19th सेंचुरी की हमने क्या करी थी, 3 कैटेगरीज बना ली थी, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद में हमने एक ई कैटेगरी बनाई थी और हमने एक एच कैटेगरी बनाई थी। एच में हिस्ट्री की बुक्स है, 17th सेंचुरी की हैं लेकिन हिंदी लैंग्वेज में है। ई ग्रुप में हिस्ट्री की बुक्स है, 17th सेंचुरी की ही हैं लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में है। तो सीधी सी बात है, इस एच ग्रुप में, इस एच कैटेगरी में जो किताबें आएंगी वो आपस में काफ़ी सिमिलर होंगी। ई कैटेगरी में जो किताबें आएंगी हिस्ट्री की, वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी। क्यों? सभी की सभी हिस्ट्री की बुक है, सभी की सभी 17th सेंचुरी पर बेस्ड है और सभी की भाषा सेम है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इस ग्रुप में जो बुक्स आएंगी वो आपस में बहुत ज़्यादा मैचिंग होंगी, इस ग्रुप में जो बुक्स आएंगी वो आपस में मैचिंग होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों ही ग्रुप्स की किताबों को, ई और एच, इन दोनों ही ग्रुप्स की किताबों को अगर हम आपस में मैच करवाएं तो सिमिलैरिटीज तो उसमें होंगी, है ना। अगर हम एच ग्रुप और ई ग्रुप की किताबों को एक दूसरे से मैच करवाएं तो मैचिंग क्या निकल के आ सकता है कि हाँ, दोनों ही ग्रुप्स की जो किताबें हैं वो हिस्ट्री की हैं, दोनों ही ग्रुप्स की जो किताबें हैं वो 17th सेंचुरी पर बेस्ड है। लेकिन एक डिससिमिलैरिटी क्या है कि ये हिंदी भाषा की है और वो इंग्लिश भाषा की है। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्पीशीज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये एक दूसरी स्पीशीज हो जाएगी। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, या बोल सकते हो कि सेम जीनस के 2 स्पीशीज हो जाएंगी। आई बात समझ में? ये एक स्पीशीज, ये भी एक स्पीशीज, लेकिन ये दोनों एक जीनस में आने वाली 2 स्पीशीज बन जाएंगी। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से। तो यहां पे जो दिया गया है ना कि जीनस क्या होता है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग स्पीशीज। जो क्लोजली रिजेंबलिंग स्पीशीज है, जैसे कि हमने 2 आप बोल सकते हो कि इंग्लिश और हिंदी की जो 2 कैटेगरीज बनाई थी, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा की जो हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी, वो दोनों ही कैटेगरीज किसकी थी, हिस्ट्री की किताबों की थी ना, 17th सेंचुरी पर ही बेस्ड थी ना। तो क्योंकि दोनों ही स्पीशीज में क्या थी, सिमिलैरिटीज थी। वो अलग बात है कि भाषा अलग अलग थी, लेकिन सिमिलैरिटीज भी तो थी ना कि हिस्ट्री की ही है, 17th सेंचुरी पर ही बेस्ड है। इसीलिए दोनों ही स्पीशीज आप बोल सकते हो कि सेम जीनस को बिलोंग करेंगी। सेम जीनस मतलब कौन सा, 17th सेंचुरी। तो इंग्लिश ई ग्रुप और एच ग्रुप दोनों क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों ही स्पीशीज एक कॉमन ग्रुप को बिलोंग करेंगी और उस ग्रुप का नाम क्या होगा, 17th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्पीशीज में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही स्पीशीज में जो भी, मतलब दोनों ही ग्रुप्स में जो किताबें आ रही हैं वो हिस्ट्री की हैं, 17th सेंचुरी पर बेस्ड हैं। इसीलिए 17th सेंचुरी क्या बन जाएगी, एक जीनस बन जाएगा। तो जीनस आप बोल सकते हो कि ग्रुप होता है, मतलब जीनस एक ग्रुप होता है जिसमें कि क्लोजली रिजेंबलिंग स्पीशीज आती हैं, जिनकी एंसेस्ट्री कैसी होती है, कॉमन होती है। All the species in a genus show similarities in broad features of their organization but differ in minor details. एक जीनस में जितनी भी स्पीशीज आती हैं वो आप बोल सकते हो कि ब्रॉड फीचर्स में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, लेकिन अगर आप माइनर डिटेल्स देखोगे ना तो आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। जैसे कि हमने बोला कि 17th सेंचुरी क्या है, एक जीनस है ना। 17th सेंचुरी क्या है, एक जीनस है और इसमें आई 2 स्पीशीज, एक एच और एक ई। तो दोनों में आपस में सिमिलैरिटीज क्या है, मतलब अगर आप एक जीनस की 2 स्पीशीज देखते हो, तो इनके बीच में आपको सिमिलैरिटीज नजर आती हैं
क्या सिमिलरिटीज, मतलब ब्रॉड फीचर्स आपको सिमिलर नजर आते हैं कि दोनों ही एच और ई स्पीशीज में, दोनों ही एच और ई स्पीशीज में जो किताबें आएंगी वो हिस्ट्री की होंगी, 17th सेंचुरी पर ही बेस्ड होंगी। लेकिन एक डिसिमिलरिटी क्या है, माइनर डिटेल अगर जाओगे तो वहां पे डिफरेंसेस मिलेंगे कि ये हिंदी लैंग्वेज में है और ये हिंदी लैंग्वेज में है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो एक जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनकी एंसेस्ट्री कैसी होती है, कॉमन होती है। और एक जीनस में जितनी भी स्पीशीज आती हैं वो ब्रॉड फीचर्स में कैसी होती है, सिमिलर होती है, लेकिन माइनर डिटेल्स कैसे होते हैं उनके अलग अलग होते हैं, हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा ऐसे। फैमिली, A family represents a large group of closely related genera, यानी कि अब कुछ ऐसी आपके पास जीनस आई हैं, जीनस का प्लूरल क्या होता है, जेनरा, है ना। तो आपके पास कुछ ऐसी बहुत सारी जीनस या जेनरा आई हैं जो कि कैसी हैं, थोड़ी सी क्लोजली रिलेटेड हैं। तो आप क्या करते हो, उनको पकड़ करके एक फैमिली बना देते हो। जैसे कि 17th सेंचुरी क्या हो गया था, जीनस हो गया था। सिमिलरली 18th और 19th सेंचुरी भी क्या था, जीनस ही था। 17th सेंचुरी भी जीनस, 18th भी जीनस और 19th भी जीनस, है ना। तो ये तीनों की ही, मतलब जो तीनों ही जो जीनस हैं 17th, 18th और 19th, इनके बीच में सिमिलरिटी क्या थी, सिमिलरिटी ये थी कि ये तीनों ही हिस्ट्री की बुक्स थी। अरे हमने हिस्ट्री की ही बुक्स को तो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना, 17th, 18th और 19th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी भी एक जीनस है, 18th भी एक जीनस है, 19th सेंचुरी भी एक जीनस है। लेकिन इन तीनों ही जीनस के बीच में सिमिलरिटी क्या है कि ये तीनों की ही जो कैटेगरीज हैं ये हिस्ट्री की बुक्स को बिलोंग करती हैं। ये तीनों ही क्या है, हिस्ट्री की बुक्स हैं। तो बेसिकली इनको हम क्या करेंगे, एक कॉमन ग्रुप में डाल देंगे। और कॉमन ग्रुप अपना कौन सा था, कॉमन ग्रुप था अपना हिस्ट्री की बुक्स। तो हिस्ट्री की बुक्स क्या बन जाएगी, एक फैमिली बन जाएगी। हिस्ट्री की किताबें क्या बन जाएंगी, एक फैमिली बन जाएगी। इस फैमिली को हमने डिवाइड किया था 3 जीनस में, 17th, 18th और 19th सेंचुरी। जो 17th सेंचुरी का जीनस था उसको हमने 2 स्पीशीज में डिवाइड कर दिया था, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, मतलब लैंग्वेज। आई बात समझ में, कुछ ऐसे। फिर इसके बाद में तो फैमिली में यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक फैमिली में जो क्लोजली रिलेटेड जेनरा होते हैं वो आते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर जेनरा। फैमिली में एक या एक से ज्यादा जेनरा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एनिमल्स से समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे मैंने आपको बुक से समझाया था। द जीनस फेलिस ऑफ कैट्स, जीनस फेलिस जो है वो कैट्स का होता है, और जीनस पैंथरा जो है वो लायन का होता है। और पैंथरा लायन, टाइगर और लेपर्ड का होता है ना। तो पैंथरा आप बोल सकते हो कि जो फेलिस जीनस है वो कैट्स का होता है, जो पैंथरा जीनस है वो लायन, टाइगर और लेपर्ड का होता है। इन सभी को हम सेम फैमिली में डाल देते हैं, फेलिडे फैमिली में डाल देते हैं, बिकॉज ऑल द एनिमल्स हैव रिट्रैक्टाइल क्लॉज, है ना। बिल्ली के पास, लॉयन के पास, टाइगर के पास, लेपर्ड के पास कैसे क्लॉज होते हैं, रिट्रैक्टाइल, यानी कि क्या करते हैं, अपने टो की जो एंड बोन होती है उसको प्रेशराइज करके अपने क्लॉज को ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ऐसे वापस भी ला सकते हैं, है ना। ये बिल्ली, टाइगर, पैंथर, मतलब ये लॉयन, लेपर्ड, इन सब में क्या सिमिलरिटी होती है कि इनके जो क्लॉज होते हैं वो रिट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि अपने टो की एंड बोन को प्रेशराइज करके ये अपने क्लॉ को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं और ऐसे क्या कर सकते हैं, वापस भी लेके आ सकते हैं। तो क्योंकि इन सभी के पास रिट्रैक्टाइल क्लॉज हैं, इसीलिए इन सभी को एक कॉमन फैमिली फेलिडे में डाल दिया। कहने को तो कैट जो है वो अलग जीनस को बिलोंग करती है, और लॉयन, टाइगर और लेपर्ड ये तीनों की तीनों अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी फैमिली कौन सी है, पैंथरा है। कैट की कौन सी है, फेलिस है। तभी तो हम बोलते हैं कि बिल्ली क्या है, शेर की मौसी। क्यों, क्योंकि सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं ना, इसलिए। अरे रिश्ते तो हम तभी बनाते हैं ना जब हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि सड़क पे कोई भी जा रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी चाची है, हमारी मौसी, ऐसा तो नहीं होता ना। जब हमारे फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो अगर बिल्ली शेर की मौसी है तो क्यों है, क्योंकि बिल्ली और शेर एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्यों एक ही फैमिली, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फीचर क्या है, रिट्रैक्टाइल क्लॉज। कहने को तो दोनों अलग अलग, मतलब ये सभी क्या है, अलग अलग जीनस को बिलोंग कर रहे हैं। कैट आती है फेलिस जीनस से, और लॉयन और टाइगर, लेपर्ड आते हैं पैंथरा
जीनस से, लेकिन फिर भी क्योंकि रिट्रैक्टाइल क्लॉज है तो क्या होगा, ये सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे, इसलिए इनको उठा करके एक फैमिली में डाल दिया जाता है। ऑर्डर, एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। अब क्या कर रहे हैं, वो वाली फैमिलीज जिनके बीच में आप बोल सकते हो कि क्लोज रिलेशन है, उन फैमिलीज को उठा करके हम एक कॉमन ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली फेलिडे जिसमें कि कैट्स आती हैं एंड फैमिली कैनिडे जिसमें कि डॉग्स आते हैं आर असाइंड टू द ऑर्डर कार्निवोरा बिकॉज बोथ कैट्स एंड डॉग्स हैव लार्ज कैनाइन टीथ एंड आर फ्लैश ईटर्स। अब कैट्स जो है अलग फैमिली को आती है, कौन सी, फेलिडे। डॉग्स अलग फैमिली से आते हैं, कैनिडे। लेकिन इन दोनों को ही हमने क्या करा है, एक सेम ऑर्डर में डाल के रखा है। कौन सा ऑर्डर, तो कार्निवोरा। क्यों, क्योंकि इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, मांस खा सकते हैं। तो क्योंकि कैट की फैमिली और डॉग्स की फैमिली के बीच में ये एक कॉमन फीचर था कि इनके कैनाइन्स बड़े बड़े होते हैं और ये फ्लैश मांस खा सकते हैं, इसीलिए इन दोनों ही फैमिलीज को एक कॉमन ऑर्डर में डाल दिया। कौन सा ऑर्डर, कार्निवोरा। फिर ऑर्डर के बाद आता है कौन सा, क्लास। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। और जो जैसे कि देखो, जब दो स्पीशीज कैसी हो रही हैं, क्लोजली रिलेटेड, तो उनको हम डालते हैं एक सेम जीनस में। जब दो से मतलब एक से ज्यादा जेनरा कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, तो सेम जेनरा वालों को हम क्या करते हैं, एक कॉमन एक सेम ऑर्डर में डाल देते हैं, है ना। फिर इसके बाद में एक फैमिली में डाल देते हैं। अब इसके बाद में 2-3 फैमिलीज ऐसी आई हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटीज है, तो उनको हम उठा करके क्या करते हैं, एक ऑर्डर में डाल देते हैं। फिर जब 2-3 ऑर्डर्स में क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, तो उनको हम एक क्लास में डाल देते हैं। फिर इसके बाद में फिर आता है फाइलम में डिवीजन। तो फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, द डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। इसके बाद में वो वाली क्लासेस जिनके बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा, उनको हम डाल देते हैं एक कॉमन फाइलम या एक डिवीजन में। फिर वो वाले आप बोल सकते हो कि जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइलम में डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि फाइलम में सारे एनिमल्स आ रहे हैं, इसीलिए सभी फाइला को हम क्या करते हैं, एक किंगडम, एनिमल किंगडम में एक बड़े ग्रुप में डाल देते हैं। सभी के सभी फाइला किस में है, सभी के सभी फाइला में एनिमल्स ही एनिमल्स हैं, तो इसीलिए सभी फाइला को हमने क्या करा है, एक कॉमन ग्रुप में डाल दिया है, एनिमल किंगडम के ग्रुप में। सभी डिविजन्स में प्लांट्स ही प्लांट्स है, तो इसीलिए सभी डिविजन्स को हमने एक कॉमन ग्रुप में डाल दिया है। कॉमन ग्रुप कौन सा, प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किंगडम इज द हाईएस्ट, लोवेस्ट कौन सी होती है, स्पीशीज, और हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है क्लासिफिकेशन की, तो आप बोल सकते हो कि किंगडम। और किंगडम क्या होता है, ग्रुप ऑफ फाइला होता है इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी होती है, हाईएस्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन की, किंगडम। सबसे लोवेस्ट कौन सी होती है, स्पीशीज। कौन सी वाली आप बोल सकते हो कि कौन से वाले लेवल में आपको ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, तो आप बोलोगे स्पीशीज में, क्योंकि स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके बीच में बहुत क्लोज आप बोल सकते हो कि सिमिलैरिटीज मिलती हैं। एक स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, वो आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं। तो स्पीशीज में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लोजली, बहुत ज्यादा ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इतने क्लोजली कि दिखेंगे भी एक जैसे और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं आपस में। आई बात समझ में? चलो, तो ये हुआ क्या, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने शुरू कहाँ से किया था, स्पीशीज से। सेम स्पीशीज हो गई तो एक जीनस हो गया, सेम जीनस हुआ मतलब कुछ सिमिलैरिटीज हुई जीनस के बीच में, तो बन गया क्या, एक फैमिली। फैमिलीज के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज आई, जैसे कि हमने बोला कि कैट और डॉग की जो फैमिली होती है, फेलिडे, और आप बोल सकते हो कि कौन सा वो वाला, अरे कौन सा था, फेलिडे, और ये कौन सा था, कैनिडे। तो इनको हमने, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज के बीच में सिमिलैरिटी क्या थी कि कैनाइन्स लंबे लंबे होते हैं, फ्लैश ईटर होते हैं, तो इनको हमने क्या करा, एक कॉमन ऑर्डर में डाल दिया, कार्निवोरा। फिर इसके बाद में जब ऑर्डर्स के बीच में सिमिलैरिटीज होती हैं तो उनको हम डालते हैं क्लास में, क्लासेस के बीच में सिमिलैरिटीज होती है तो उनको हम डालते हैं, अगर प्लांट्स का केस है तो डिवीजन में, एनिमल्स का केस है तो फाइला में। फाइला में जब सिमिलैरिटीज होती है तो हम क्या करते हैं, किंगडम में डालते हैं। डिविजन्स में अगर सिमिलैरिटी होती है तो हम क्या करते हैं, किंगडम में डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये हुआ क्या, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद में किंगडम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ छोटा सा टॉपिक है, वो हम फटाफट से मतलब कर लेते हैं कवर।
Carolus Linnaeus divided the living organisms into two separate kingdoms, Plantae and Animalia. कैरोलस लीनियस ने क्या करा था, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड किया था, प्लांटे और एनिमिलिया. प्लांटे मतलब कि प्लांट किंगडम और एनिमिलिया मतलब कि एनिमल किंगडम. बिकॉज फेमिलियर प्लांट्स एंड एनिमल्स लुक्ड क्लियरली डिफरेंट, क्योंकि उनके टाइम पे जितने भी मतलब कैरोलस लीनियस के टाइम पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स थे तो उनको दिख रहा था कि प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं. जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, प्लांट्स और एनिमल्स का के दो अलग अलग किंगडम बनाए, प्लांटे और एनिमिलिया. इन दिस सिस्टम बैक्टीरिया एंड फंजाई को प्लांट किंगडम के अंदर ही रखा गया था. क्यों? क्योंकि फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी. जैसे कि प्लांट में भी जो सेल होता है, प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है. सिमिलरली बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल होती है, फंजाई के सेल में भी सेल वॉल होती है ना. फंजाई में हम बोलते हैं कि फंजाई और प्लांट्स का जो हैबिटाट है वो भी क्या होता है, सेम. कौन सा? मिट्टी. तो फंगस भी जो है ना मिट्टी पे उग जाती है, प्लांट्स भी जो है ना मिट्टी पे उग जाते हैं. तो कुछ कुछ आप बोल सकते हो कि सिमिलैरिटीज थी बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स में, इसीलिए इन बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांट किंगडम के अंदर ही डाला गया. आई बात समझ में कि सेल वॉल है प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में, इसीलिए प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया. फंजाई और प्लांट का जो हैबिटाट है वो भी कैसा है, सेम सेम है. दोनों क्या करते हैं, मिट्टी पे उग जाते हैं, फंगस भी और प्लांट भी. इसीलिए बैक्टीरिया, फंगस को प्लांट किंगडम के अंदर ही डाला गया. बिकॉज दे शो क्लोज सिमिलैरिटी विद द प्लांट्स रादर देन एनिमल्स, है ना. प्लांट्स के साथ बैक्टीरिया और फंगस सिमिलैरिटी शो करते हैं, एनिमल्स के साथ नहीं करते हैं, इसीलिए प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया. अब कुछ ड्रॉबैक्स थे. क्या ड्रॉबैक्स थे? विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्टेन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर आइडेंटिफाइड व्हिच डिड नॉट स्ट्रिक्टली फिट ईदर इनटू प्लांट नॉर एनिमल किंगडम. इसके बाद में समय के जैसे जैसे समय गुजरता गया कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आए जो कि ना प्लांट किंगडम के अंदर फिट हो पाए ना एनिमल किंगडम के अंदर फिट हो पाए. एग्जाम्पल यूग्लिना. यूग्लिना आप बोल सकते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही कैरेक्टर्स जो है ना पोजेस करता है यूग्लिना, है ना. तो यूग्लिना आप बोल सकते हो कि अगर हम बात करें किसकी, इसके पास फ्लैजेला होता है ना. इसके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है. तो और ये कैसा होता है, मोटाइल होता है. भाई इसके पास फ्लैजेला है, इसके पास आप बोल सकते हो कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक इसका एनिमल फीचर हो गया. इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये प्लांट फीचर हो गया, है ना. यूग्लिना के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि एक सेंटेंस आया है यूग्लिना के बारे में तो थोड़ी सी हम बोलते हैं कि डिस्कशन कर ही लेते हैं. तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसको बाद में मतलब जिसके बारे में बाद में पता चला. इसके पास प्लांट और एनिमल दोनों के ही फीचर्स थे. फ्लैजेला है, मूव कर सकता है, ये एक एनिमल फीचर हो गया. ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है. इसके पास आप बोल सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये एक प्लांट का जो है ना फीचर हो गया. तो अब मुसीबत थी कि प्लांट में डालें या एनिमल में डालें. वायरसेस आप बोल सकते हो कि ना प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं ना एनिमल को, ना वायरसेस प्लांट होते हैं ना एनिमल्स होते हैं. तो मुद्दा ये है कि अब इनको कहाँ रखें. तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कवरी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, हैकल, नर्स्ट हैकल, स्टैब्लिश्ड थर्ड किंगडम. इन सब चीजों को देख करके हैकल ने क्या करा, तीसरा किंगडम भी बना दिया. क्या नाम दिया गया, प्रोटिस्टा, टू इंक्लूड ऑल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने तो प्लांट और एनिमल किंगडम बना दिया था, है ना. बैक्टीरिया और फंगस को भी प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया था, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती है. प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई जो कि ना प्लांट किंगडम के अंदर आ पाए ना एनिमल किंगडम के अंदर आ पाए. इसीलिए हैकल ने क्या करा, अलग से एक किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा, सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. कि भाई जो एक्सेप्शंस है ना, जो फालतू के नाटक शो कर रहे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूग्लिना वगैरह, वायरसेस वगैरह, इनको उठा करके वहां डाल देते हैं प्रोटिस्टा में. Later, morphological and physiological studies indicated significant differences among the protists, which led to the development of kingdom Monera for prokaryotic organisms. इसके बाद में फिर कुछ differences आए प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसीलिए एक और किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, किंगडम मोनेरा का, जिसमें कि सभी के सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए. फिर अल्टीमेटली
रॉबर्ट एच विटेकर आए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। प्लांटे और एनिमिलिया तो वैसे भी बना ही हुआ था, है ना, तो प्रोकैरियोट्स के लिए अलग बना दिया मोनेरा। आप बोल सकते हो कि प्रोटिस्ट अलग बनाया, फंगस के लिए अलग से बना दिया किंगडम फंजाई, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए तो अलग अलग था ही। तो कुल मिलाकर के आर.एच. विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया, है ना। तो आर.एच. विटेकर ने भी जो है ना कुछ 3-4 बेसिस थे जिसके ऊपर आप बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो इन 4 बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। कौन कौन से थे वो 4 बेसिस? तो आप बोल सकते हो कि लास्ट ये था अपना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फिर मोड या सोर्स क्या होता है न्यूट्रिशन का, है ना। आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसी थी, है ना, सेल कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हो कि कैसी थी। तो इसके हिसाब से 4 पॉइंट्स के हिसाब से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके करेंगे एक एक करके सभी किंगडम्स को डिस्कस। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब आप क्या करोगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे। कैसे? कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर के टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। ठीक है, तो इसी पेज में आपके पास एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे आपके पास एनटीएससी का ऑप्शन आपको चमकता हुआ नजर आएगा। आपको जाना है कहाँ? एनटीएससी के ऑप्शन में। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके एनटीएससी के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। एनटीएससी के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो एनटीएससी के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आपको पढ़ना है बायोलॉजी, तो आप कैसे पढ़ोगे? एनटीएससी स्टेज 1 जो है बायोलॉजी का, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा एनटीएससी बायोलॉजी बाय विभूति खरे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लेक्चर मिलेगा वो होगा सिलेबस ओवरव्यू का। आपको पता तो होना चाहिए ना कि साइंस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चैप्टर मिलेगा, मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा सिलेबस ओवरव्यू का। इसको देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि भाई हमको तो क्या करना है, आज ही से फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है सेल एंड टिश्यू। से आप कैसे पहुंचोगे वहां तक? इस वीडियो के नीचे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करके सर्च करोगे, मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने सेल एंड टिश्यूज का पहला लेक्चर खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। फायदा क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का कि यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है, तो आपके वो वाले दोस्त भाई बहन छोटे बड़े जो कि हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं, आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के मैग्नेट ब्रेन्स पे अब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की ही पढ़ाई करवाई जाती है, तो देरी किस बात की है? डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।